आज के इस नए और बहुत ही दिलचस्प गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हमारे सामने मेज पर कुछ बेहद पुराने। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरानी पेंटिंग्स है। नमस्कार, मैं आज की विशेषज्ञ हूँ। बिल्कुल। और इन रिसर्च पेपर्स का जो विषय है ना, वो है उत्तर प्रदेश का रहस्यमय इतिहास। उम्म, रहस्यमय इसलिए क्योंकि आज का हमारा जो मिशन है, वो ये समझना है कि कैसे भारत का ये सबसे बड़ा राज्य। सिर्फ एक भौगोलिक सीमा या नक्शे का हिस्सा नहीं है। एकदम सही, बल्कि ये हजारों साल पुरानी सभ्यता और धर्मों को जन्म देने वाला एक इनक्यूबेटर रहा है। इनक्यूबेटर, ये बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ज्ञान तभी सबसे ज्यादा काम आता है जब हम उसके अलग अलग पहलुओं को समझें। और उसके पीछे के क्यों को भी समझें। आज हम इन स्रोतों के आधार पर कालक्रम के अनुसार इतिहास के उन अहम पड़ावों को जोड़ेंगे। जिन्होंने आज के समाज की कह सकते हैं कि मजबूत नींव रखी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जब गंगा और यमुना नदियों के किनारे पहली सभ्यताएं बसनी शुरू हुई। और इन्हीं नदियों के पास दो महान नगर उभरे, हाँ, अयोध्या और मथुरा। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इन सभ्यताओं ने पनपने के लिए यही जगह क्यों चुनी। हाँ, क्योंकि नदियां हमेशा से मानव सभ्यता और आस्था का मुख्य केंद्र रही हैं। उस जमाने में ये नदियां एक तरह से सुपर हाईवे हुआ करती थी। मतलब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सर्वाइवल और व्यापार का मुख्य इंजन। एकदम सही कहा। इन स्रोतों में साफ दिखता है कि इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी ने खेती को इतना आसान बना दिया कि लोगों के पास दर्शन बनाने और संस्कृति विकसित करने का समय मिला। और ये प्राचीन शहर सिर्फ बसने की जगह नहीं थे। नहीं, बल्कि हजारों सालों तक चलने वाली सांस्कृतिक पहचान का आधार बने। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये इलाका सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। सही कहा। स्रोत दिखाते हैं कि इसी राज्य के सारनाथ की शांत धरती पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसके बाद हम इतिहास के पन्नों में गुप्त साम्राज्य का वो स्वर्ण युग देखते हैं। मतलब एक ही जमीन पर आध्यात्म भी चरम पर है और विज्ञान भी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये साफ होता है कि गुप्त काल सिर्फ राजनीतिक सत्ता के बारे में नहीं था। हाँ, जब कोई समाज आर्थिक रूप से स्थिर होता है, तभी असली बौद्धिक विकास होता है। बिल्कुल। इस काल में ज्ञान, विज्ञान और कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ, सारनाथ जैसी शांत जगहें उस समय के थिंक टैंक हुआ करती थी। जो एक बेहद विकसित और बौद्धिक समाज का प्रमाण है, जहां वैज्ञानिक सोच और गहन आध्यात्म दोनों साथ चल रहे थे। ये पॉइंट सोचने वाला है। अब इसके बाद सत्ता का स्वरूप बदलता है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हाँ, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आगरा मुगलों की शक्ति का केंद्र बना। और यहीं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल बनाया गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे एक ही क्षेत्र ने समय के साथ इतने अलग-अलग साम्राज्यों को देखा और अपनाया भी। इसका सीधा जवाब है इस क्षेत्र का बेजोड़ भूगोल। वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। हाँ, जो रणनीतिक रूप से सुरक्षित और संसाधनों से भरा था। और फिर एक बड़ा बदलाव 1857 में आता है, जब मेरठ की धरती से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। जहां असीमित संसाधन होते हैं वहीं सत्ता संघर्ष भी होते हैं। यहाँ निर्माण और क्रांति दोनों एक ही जमीन पर घटित हुए। तो इस सब का क्या अर्थ है? यह विश्लेषण दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास धर्म, कला और साम्राज्यों के उत्थान का एक बेजोड़ मिश्रण है। और स्वतंत्रता संग्राम का भी, जिसे जाने बिना भारत का इतिहास अधूरा है। हमें यह भी समझना है कि आज का समाज किन जड़ों से जुड़ा है। सही कहा। सूचनाओं की भीड़ में इस तरह के ऐतिहासिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। गंगा और यमुना जैसी नदियों ने इन सभी महान साम्राज्यों और क्रांतियों को चुपचाप देखा है। हाँ, सदियों तक। अगर ये नदियां बोल पाती तो इन बड़े राजाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा उन आम लोगों की कौन सी अनकही कहानियां सुनाती, जिन्होंने असल में अपना पसीना बहाकर इस हजारों साल पुरानी सभ्यता का निर्माण किया। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।